अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। ये हमारा आज फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है। कोशिश करें कि अपने और अपने घर वालों को कोविड-19 से बचाएं और अजीज़ व अक़ारिब के लिए दुआ भी करें। सो एनी हो, अभी तक हम लोगों ने जो कंप्यूटेशन फिजिक्स सिमुलेशन थ्योरी 2 के अंदर और लैब में जो डिस्कस किया है वो मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन, रैंडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल एल्गोरिथम फॉर रैंडम रैंडम नंबर जनरेटर, और इसके अलावा हम लोगों ने वन डायमेंशनल रैंडम वॉक, टू डायमेंशनल रैंडम वॉक, थ्री डायमेंशनल रैंडम वॉक को डिस्कस कर दिया हुआ है। सो फर्दर जो हमारे पास टॉपिक है वो रैंडम प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पलरी टॉपिक है जिसको हम लोग डिफियन का नाम देते हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग डिफियन हम लोग उसकी जो प्रिलिमिनरीज हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी पुरानी भी रिविजन हो जाएगी। सो जब हम लोग डिफियन को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स हैं और सिमिलरली नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होता है, जिसके साथ कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशंस दी होती हैं। जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडर दोज बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आता है। जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे सिमुलेशन थ्योरी 1 के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक डिस्कस किए, जैसे सिंपल पेंडुलम या डैम पेंडुलम, या फिर इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके डिफरेंट केसेस, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह की जितनी भी हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस की, उनके अंदर हम लोग क्या करते थे, पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते थे, उसकी इनिशियल कंडीशंस होती थी। जब उसको सॉल्व करते थे तो देन हमारे पास एक डिटरमिनेंट सॉल्यूशन आता था, और हमारे पास वो टाइम के लिहाज से प्रेडिक्टेबल होता था। मसलन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर किया जाए तो उसकी जो अ, अम, हमारे पास सॉल्यूशन होता था, हमें पता होता था कि आइडियल के लिए कैसा ग्राफ आएगा, रियलिस्टिक के लिए कैसा ग्राफ आएगा, और उसके डिफरेंट जो इफेक्ट्स थे उनके लिहाज से भी उसका जो पैटर्न हो वो किस तरह से वेरी करेगा। एंड सिमिलरली जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वाले टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने पॉइजन इक्वेशन को सॉल्व किया था उसकी बाउंड्री कंडीशंस के अंदर रहते हुए, और हमने उस के अंदर रहते हुए उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको भी डिफाइन किया कि वो किस तरह से उसको इक्वी पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करता है। सो एनी हो, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के अंदर हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल दिया होता है, उसकी इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस के अंदर रहते हुए हम लोग उस मॉडल की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास एक डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन आ जाता है। बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो कि स्टोकेस्टिक सिस्टम भी कहलाते हैं, इसमें हमारे पास रैंडमनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके अंदर इस तरह के सिस्टम जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकेस्टिक सिस्टम कहलाते हैं उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग फ्यूचर टॉपिक के अंदर भी फ्यूचर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक्स फुल फ्लैज भी डिस्कस करेंगे, जिनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की अलाइनमेंट है, वो उसका जो बिहेवियर होता है वो प्योरली रैंडम होता है। सो उसको जब हम लोग डिफाइन करने जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाज़ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका मैथमेटिकल मॉडल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो डिटर्मिनिस्टिक टाइप के होते हैं, बट उनका हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। सो इस वजह से उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग इवन स्टोकेस्टिक सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, या स्टोकेस्टिक डिस्क्रिप्शंस को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोगों को याद होगा अगर तो हमने सिमुलेशन थ्योरी 1 के अंदर लॉरेंस मॉडल डिस्कस किया था, जो कि जिसका हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल एग्जिस्ट करता था। 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जो कि कपल्ड इक्वेशंस थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो लेकिन उसका जो रिजल्ट था जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट की फॉर्म में आता था, उसका जो पैटर्न है वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकते थे। तो इस वजह से उसका जो बिहेवियर था वो रैंडम था, बट बिकॉज उसके बिहाइंड मैथमेटिकल मॉडल एग्जिस्ट करता था, इस वजह से हम लोग उसको डिटर्मिनिस्टिक कह सकते थे। लेकिन चूंकि उसका बिहेवियर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकते थे, इस वजह से उसको हम लोग उस तरह के सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्टोकेस्टिक डिस्क्रिप्शंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं होता। सो
नेक्स्ट हमारे पास बिफोर डिस्कसिंग डिफियन में अगेन डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिफाइन कर देता हूँ कि डिटर्मिनिस्टिक के अंदर हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब उसकी इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन की लिहाज से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है। और जब यूनिक सोल्यूशन की बुनियाद के ऊपर हम लोग उसकी फ्यूचर में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि उसका जो पैटर्न होगा फॉर डिफरेंट सिचुएशन को किस तरह का होगा। सो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उसमें हमारे पास जो रैंडमनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सो इस वजह से उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल मॉडल की बजाय हम लोग रैंडम प्रोसेसेस का सहारा लेते हैं, यानी कि स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस का सहारा लेते हैं। सो अगेन जो डिफियन प्रोसेस है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है स्टोकेस्टिक प्रॉब्लम्स की। सो इस डिफियन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर क्रीम पार्टिकल्स की जो डिफियन होगी उसको डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह से उसमें मिक्स होके उसके जो कलर को वो चेंज करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग दो अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो सिंपल एज अ लेमैन हम लोग कप ऑफ कॉफ़ी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, और उसमें हम लोग ड्रॉप्स ऑफ क्रीम इंड्यूस करते हैं। वो जो ड्रॉप्स ऑफ क्रीम होते हैं वो स्लोली जब उसके साथ मिक्स होके उसका जो कलर है वो ब्लैक से ब्राउनिश में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर हम लोग इसी फिनोमेना को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर डिफाइन करना चाहें तो उसका जो मेथड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मसलन जब हम लोग जो एक ड्रॉप ऑफ क्रीम होगा उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्रीम पार्टिकल्स होंगे, और जब हम लोग किसी एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगे तो वो जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। और इनिशियली जब वो पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा तो वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, और जैसे ही वो आगे फर्दर क्रीम या कॉफ़ी पार्टिकल के साथ या फिर वाल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अब्रप्टली चेंज होगी और वो उसी चेंज वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अनलेस कि वो नेक्स्ट किसी के साथ कोलाइड ना करे। जब इस प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करने जाते हैं हमारे पास एक गोल रखते हैं कि हम लोग मिक्सिंग ऑफ क्रीम पार्टिकल्स विद द कॉफ़ी प्रोसेस को हम लोग थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तमाम पार्टिकल्स की एक यूनिट ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। और जब हम लोग तमाम पार्टिकल्स की डिफाइन करने जाते हैं तो सपोज करें अगर हमारे पास 100 या 1000 पार्टिकल्स हैं तो उतनी ही नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी। और जब हम लोग इनको करना चाहें तो हम लोग हर एक की आइलर फॉर्म बनाते हैं, और जब उसको सॉल्व करने जाते हैं तो ये जो प्रोसेस होगा वो दो रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट रीज़न जो है वो ये है कि जो कैलकुलेशन है वो इन प्रिंसिपल तो पॉसिबल है लेकिन वो प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी इवन अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर यूज़ भी कर लें तो लेकिन जो इस कैलकुलेशन के रिजल्ट आएंगे जिसमें हमारे पास 1000 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ 1000 पार्टिकल्स सॉल्व हो रही होंगी तो वो हमें हर पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी बता रही होंगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम while describing the mixing of coffee and cream। लेकिन उसकी मदद से हमें बेसिक फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब हम लोग बेसिक फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि जब हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसी कैलकुलेशन को हम लोग किसी और सिचुएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मसलन जब हम लोग कहते हैं कि हमने 1000 मालिक्यूल्स को क्रीम के अंदर इंड्यूस किया तो वो 20 सेकंड के अंदर उसके अंदर मिक्स हो गए। लेकिन अगर हम लोग इन पार्टिकल्स की तादाद को अगर डबल कर दें तो कितना टाइम लगेगा उसको इंड्यूस होने में, ये हमें वो कैलकुलेशन नहीं बताएंगे। हमें दोबारा से फिर तमाम पार्टिकल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेंगी, उनकी आयलर फॉर्म बनाना पड़ेगी और सुपर कंप्यूटर की मदद से उसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। सो ड्यू टू दिस रीज़न जो
ये वाला प्रोसीजर है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस को यूज़ करते हैं। इन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास जो मेथड है उसमें हम लोग उसकी ट्रेजेक्ट्री को फोकस नहीं करते। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो उनकी एवरेज ट्रेजेक्ट्री होगी वो सबकी सेम होगी। सो इस वजह से हम लोग उसकी ट्रेजेक्ट्री को ड्रा करने के लिए रैंडम वॉक का सहारा लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हुए हैं प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। सो रैंडम वॉक जो है वो रैंडम नंबर्स के ऊपर बुनियाद करती है, और अगेन क्योंकि हम लोगों ने इसमें रैंडम वॉक को डिस्कस करना है, सो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। रैंडम वॉक एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल है वो एट अ टाइम एक स्टेप परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू सर्टन कंडीशंस, और वो आपके पास वन डायमेंशनल हो सकते हैं, टू डायमेंशनल हो सकते हैं, थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं। और ये रैंडम वॉक का टॉपिक हम लोगों ने डिटेल के साथ थ्योरी में भी डिस्कस किया था और लैब में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो बिफोर डिस्क्राइबिंग डिफियन, क्योंकि हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो डेफिनेटली हम लोग सी शार्प के ऊपर कप नहीं बना सकते, बट हम लोग वैसा सिनेरियो जनरेट कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको सिमुलेट कर सकें। सो अगेन सपोज करें कि ये वाला जो स्लाइड है ये तमाम की तमाम आपकी एक विंडोज़ फार्म है जो सी शार्प के अंदर होता है हमारे पास, जिसके ऊपर फार्म 1 टाइप लिखा होता है। और हमें पता है कि फार्म की जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, और ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और सपोज करें हमने ये जो बड़ा बॉक्स है इसको कप का नाम देना है, तो इस कप की जो इस वर्टिकल एक्सिस से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो एक्स लेफ्ट है, और सिमिलरली ये जो वॉल है कप की इसका इस वर्टिकल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स राइट है। एंड इन द सेम फैशन जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस है इस वॉल का, उसको वाई आपका नाम दे दिया, और इस वॉल का जो वर्टिकल डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस वो आपके पास वाई डाउन कहलाएगा। ये जो चारों पैरामीटर्स हैं वो इनके कॉर्नर पॉइंट्स को भी डिफाइन करने के लिए यूटिलाइज होंगे, और बाद में जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो उसमें भी ये पैरामीटर्स इस्तेमाल होंगे। सपोज करें विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रा लाइन का फंक्शन जो है वो ग्राफिक एलिप्स की ग्राफिक क्लास के अंदर है, उसको यूज़ करते हुए हम लोग ये चारों लाइन ड्रा करके एक स्क्वायर बना के और उसको कप का नाम दे सकते हैं। या फिर हम लोग किसी प्रोग्रामिंग टूल जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है उसको भी यूटिलाइज करके हम लोग ये वाला बना सकते हैं बॉक्स। एनी हो, सपोज करें कि आपके पास कप बन चुका हुआ है। अब हमने इसके अंदर ये कॉफ़ी का कप है, इसमें हमने क्रीम को इंड्यूस करवाना है विद द हेल्प ऑफ सपोज करें स्पून करना है, तो वो हम लोग रैंडम पोजीशंस के ऊपर स्टोर करवा सकते हैं, बट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग इनिशियली वो जितने भी क्रीम पार्टिकल्स हैं 1000 है, 2000 है, या 100 है, या 500 है, उनको हम लोग इसके सेंटर में इंड्यूस करवा रहे हैं। सपोज इस कॉर्नर इस बड़े बॉक्स का जो सेंटर है वो इधर है, तो 10 पॉइंट्स हम लोग इधर गए चले गए, 10 इधर, 10 ऊपर और 10 नीचे, तो टोटल हमारे पास 20 ये लेंथ होगी, 20 ये लेंथ होगी, तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 400 पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 20 बाई 20 का है तो टोटल पॉइंट्स इधर 400 होंगे। और यहाँ पे हम लोग रैंडम पोजीशंस के ऊपर पार्टिकल्स को स्टोर करवा लेंगे, और उन पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो भी हम लोग कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करवाएंगे, ताकि जब वो मूव करें उनकी पोजीशन को हम लोग अपडेट कर सकें। अब जब भी हम लोग पोजीशन का वर्ड यूज करेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि उस पोजीशन के अंदर उस पार्टिकल की एक्स और वाई पोजीशन एग्जिस्ट करती है। सो अगर इन चीज़ों की समझ आ गई है तो नेक्स्ट हम लोग एल्गोरिथम के ऊपर जाते हैं कि ये डिफियन का एल्गोरिथम है वो किस तरह से काम करेगा। सो साथ साथ हम लोग इस डायग्राम को भी एल्गोरिथम के साथ डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम ये कंटेनर बनाएंगे, इसके अलावा उन पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए हमारे पास रैंडम नंबर जनरेटर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जाके एल्गोरिथम के अंदर इनिशियलाइज कंटेनर और एक रैंडम नंबर जनरेटर आरएनडी इनिशियलाइज करवाएंगे। इसके अलावा हमने चूंकि पार्टिकल्स को इनिशियली प्लेस करवाना है इस बॉक्स स्मॉल बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे भी हम लोग रैंडमली प्लेस करवाएंगे।
तो जब रैंडमली प्लेस करवा रहे होंगे तो हर पार्टिकल की जो पोजीशन है, पोजीशन से मुराद एक्स और वाई वैल्यूज हम लोग अपने पास स्टोर रखेंगे। और जब इनिशियली यहाँ पे पार्टिकल स्टोर हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इनकी रैंडम वॉक, तमाम पार्टिकल्स की रैंडम वॉक स्टार्ट करवा देनी है। और ये रैंडम वॉक कब तक स्टार्ट करवानी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मर्जी है कि हम लोग जब तक चाहे चम्मच हिलाते रहें, चाहे हमारी कॉफ़ी ठंडी क्यों ना हो जाए। सो एनी हाउ ये जो बाहर वाली लूप है वो हमारी कॉफ़ी ठंडी करने वाला हिसाब है। जितनी देर चाहे इस प्रोसेस को हम लोग चला लें, लेकिन इसकी भी एक लॉजिक है। ये प्रोसीजर जो है वो हमें कुछ पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने में भी आसान होगा जितनी ज़्यादा मरतबा ये लूप चलेगा। सो नेक्स्ट जो है लाइन में हम लोगों ने एक 2 डायमेंशनल अरे रो के नाम से इनिशियलाइज करवाई है, जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं एक्स एक्स और वाई वाई हैं। एक्स एक्स बेसिकली क्या चीज़ है, इस कंटेनर की जो विड्थ बनती है, इस कंटेनर की जो विड्थ है और जो इसकी हाइट है वो बेसिकली जो हाइट है वो बेसिकली डिफाइन कर रही है हाइट इसकी नंबर ऑफ रोज को, और जो आपके पास विड्थ है वो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन कर रही है। सो थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो वन थिंग श्योर कि ये रो डेंसिटी रो 2 डायमेंशनल अरे है, जिसका साइज जो है वो इसकी हाइट और विड्थ के मुताबिक है। तो हाइट और विड्थ के मुताबिक क्या, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इसकी हाइट और विड्थ के मुताबिक नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उन जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे तो बहुत सी ऐसी लोकेशन होंगी जहाँ पे मूव करते हुए एक से ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे, और किसी भी पोजीशन के ऊपर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स के आने की जो पॉसिबिलिटी होगी उसको हम लोग डेंसिटी का नाम देंगे। और ये डेंसिटी आगे हमें इस सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसको डिफाइन करने में हेल्प हेल्प करेगी। सो हम लोगों ने ये रो जो है वो डिफाइन किया है कि जब पार्टिकल स्मॉल बॉक्स से निकल के डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे पूरे कप के अंदर, तो उनकी जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर एक से ज़्यादा पार्टिकल आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमारे पास बेसिकली उसकी उस लोकेशन के ऊपर डेंसिटी कहलाएगी। सो उसके बाद हम लोगों ने इस स्मॉल बॉक्स के अंदर चूंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स को प्लेस करवा लिया हुआ है, तो हम इन तमाम पार्टिकल्स की रैंडम वॉक करवाएंगे। पहले पहला पार्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहला पार्टिकल तमाम नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करेगा, दूसरा पार्टिकल भी तमाम। सो इस तरह से हर पार्टिकल अपने क्या करेगा, सॉरी पहले पार्टिकल पूरे स्टेप परफॉर्म नहीं करेगा, तमाम पार्टिकल्स पहला पहला स्टेप परफॉर्म करेंगे, फिर दूसरा दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे। सो loop through number of molecules। अगेन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि यहाँ पे हम लोग हर पार्टिकल अपने स्टेप्स नहीं परफॉर्म करेगा। हम लोग इसमें हर मॉलिक्यूल एक स्टेप परफॉर्म करेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल स्टेप परफॉर्म करेगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल स्टेप परफॉर्म करेगा, एंड सो ऑन। तमाम मॉलिक्यूल्स अपना एक एक स्टेप परफॉर्म कर लेंगे और हमारी एक आइट्रेशन मुकम्मल होगी। सो जब एक मालिक्यूल टोटल सपोज करें हमारे पास m मालिक्यूल्स हैं, तो जितने मालिक्यूल्स होंगे उतनी मरतबा ये वाला प्रोसीजर रिपीट होगा। पहले मालिक्यूल के लिए एक मरतबा होगा, फिर दूसरे मालिक्यूल के लिए दूसरी मरतबा, फिर तीसरे के लिए तीसरी मरतबा, एंड सो ऑन। जब पहले के लिए आएगा तो वो एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा 0 से 1 के दरमियान, और अगर उसकी वैल्यू 0.5 से कम है तो उसमें वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करवा देगा। अगर 0.5 से बड़ी है तो सपोज करें डिक्रीमेंट करवा देगा। और ये 2 +2 और -2 इट्स अप टू अस कि हम लोग उसमें कितना 1 का रख लें डिफरेंस, 2 का रखना चाहते हैं, ये स्टेप साइज कंसिडर कर लें। और बेसिकली उसकी पोजीशन के अंदर जो आयत पार्टिकल है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर इंक्रीमेंट है, और ये उसकी आयत पोजीशन आयत पार्टिकल की आयत से मुराद अगर पहला पार्टिकल है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, अगर सेकंड पार्टिकल है तो 1 आ जाएगा, थर्ड पार्टिकल है तो 2 आ जाएगा। और ये वाली जो कंडीशन है वो बेसिकली उसको बाउंड्रीज के अंदर रखने के लिए है। ये वाली जो कंडीशन है वो उसको बाउंड्रीज के अंदर रखने के लिए है कि वो पार्टिकल जो है वो कप के अंदर ही रहे, वो कहीं बाहर ना चला जाए, एक्स लेफ्ट से छोटा ना हो और वाई एक्स राइट से जो है ना
वो बड़ा ना हो। तो वो इस वजह से उसको बाउंड्रीज के अंदर रखने के लिए है। ये लेस देन ग्रेटर की जो लाइन कंडीशंस हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। हो सकता है हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़े। सिमिलरली हम फिर दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे 0 से 1 के दरमियान, क्योंकि ऊपर वाला जो रैंडम नंबर आर है वो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को चेंज करेगा, और जो नीचे वाला रैंडम नंबर है वो उसकी वर्टिकल पोजीशन को चेंज करेगा इन द सेम फैशन। अगर 0.5 से कम है तो हम लोग इंक्रीमेंट करवा देंगे, 0.5 से बड़ा है तो डिक्रीमेंट करवा देंगे। ये हम लोग वाइस वर्स भी कर सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। सो वंस जब रैंडम नंबर्स की बुनियाद के ऊपर उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गई हैं, तो देन उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे उस पार्टिकल की। और डेफिनेटली उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कोई ना कोई ज़रूर चेंज हुआ होगा, तो जो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने ये डेंसिटी कैलकुलेट करनी है हर जगह के ऊपर, तो हम लोग उस उन पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसमें एक्स लेफ्ट, और वर्टिकल पोजीशन के अंदर वाई आप जो बेसिक डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस उनमें ऐड करके वो स्टोर करवाएंगे, ताकि जो एक्स एक्स और वाई वाई जो हैं वो इसी लिमिट के अंदर आए, वो कहीं इस लिमिट में और इस लिमिट में कप के बाहर ना चले जाए। सो ये आपके पास एक्स एक्स और वाई वाई आ गए। तो ये जो एक्स एक्स और वाई वाई लोकेशन वो है जहाँ पे ये पार्टिकल मूव करके गया है ड्यू टू दिस रैंडम वॉक। अब जहाँ भी ये मूव करके गया है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी कोई ना कोई पार्टिकल पड़ा होगा। सो वहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल्स के पड़े होने की निशानी ये होगी कि वहाँ पे ये रो एक्स एक्स और वाई वाई के ऊपर ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू होगी 1 या 2 या 3, तो उसमें क्या करेगा, ये नया पार्टिकल जो वहाँ पे जाके खड़ा हो रहा है उसकी वैल्यू 1 ऐड कर देगा। सो अगर पहले अगर सपोज करें 2 पार्टिकल हैं, तो नए आने की वजह से ड्यू टू दिस प्रोसेस वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है तो ये 1 ऐड होके 3 हो जाएगा। और अगर सपोज करें ये फर्स्ट पार्टिकल है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई और पार्टिकल ना हो, तो ये ऑलरेडी 0 होगा, तो उसमें फिर 1 ऐड करवा देगा। सो इस वजह से जब पहला पार्टिकल आएगा तो वो अपनी रैंडम वॉक परफॉर्म करेगा, अपनी पोजीशन प्लॉट करेगा, और उस पोजीशन की बुनियाद के ऊपर इस एक्स एक्स और वाई वाई को कैलकुलेट करेगा बाय एडिंग एक्स लेफ्ट एंड वाई इन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन। सो उन एक्स एक्स और वाई वाई पोजीशन के ऊपर हम लोग 1 ऐड कर देंगे डेंसिटी के अंदर। अगर ऑलरेडी कोई वहाँ पे इस एक्स एक्स और वाई वाई पोजीशन के ऊपर पार्टिकल पड़ा होगा, तो उसमें एक और ऐड होके उसकी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा कि इसके अंदर एक इस पोजीशन के ऊपर एक और पार्टिकल आ गया है। अब ये फिर उसके बाद दूसरा पार्टिकल इस तरह से करेगा, दूसरा पार्टिकल आएगा, वो भी अपनी पोजीशन बेस्ड अपॉन दिस रैंडम नंबर चेंज करेगा और अपनी पोजीशन को प्लॉट करेगा। उसके लिए एक्स एक्स और वाई नए आएंगे, और फिर वो डेंसिटी की उस एक्स एक्स और वाई वाई पोजीशन के ऊपर उस लोकेशन को एक टाइम इंक्रीज कर देगा। और जब तमाम मालिक्यूल्स ये वाली अपनी रैंडम वॉक परफॉर्म करके इस रो की वैल्यू को बना चुके होंगे, तो उसके बाद वो इस लूप से जैसे ही बाहर आएगा तो इंट्रॉपी कैलकुलेट होगी। इंट्रॉपी बेसिकली क्या चीज़ है, किसी भी सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस है, किसी भी सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस है। वो जो डिसऑर्डरनेस है वो बेसिकली क्या है, जब इनिशियली आपके पास कॉफ़ी का कप था तो वो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर था, और जैसे ही आपने उसके अंदर क्रीम को मिक्स करना शुरू कर दिया तो उसका जो प्योर फॉर्म थी वो डिसऑर्डर होके इम्प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगी। सो वो जो डिसऑर्डरनेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंट्रॉपी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सो इनिशियली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जब तमाम पार्टिकल जिसके अंदर पड़े हुए थे तो एंट्रोपी जो थी वो 0 थी। आइडियली हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्रीम पार्टिकल उसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर स्पून की मदद से उसके अंदर इंसर्ट किए, तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, सो लिहाजा उसका जो एंट्रोपी होगी वो 0 होगी। सो जैसे ही हम लोग स्पून की मदद से उसको हिलाना शुरू करेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर डिसऑर्डरनेस आना शुरू हो जाएगा, और उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसका डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, प्योर से वो इम्प्योर में ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सो उस इंट्रॉपी का जो फार्मूला है उसमें इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे, और ये तब कैलकुलेट करेंगे अगर मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर अगर रो की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अगर 0 होगी तो वो ये ऑटोमेटिकली ड्यू टू दिस लॉग वो इन्फिनिट हो जाएगा। सो नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, हो सकता है मुख्तलिफ अब 1000 मालिक्यूल्स हैं,
तो ये तकरीबन अगर सपोज कर लें 1000 बाई 1000 का है तो 1 लाख के करीब पॉइंट्स होंगे, और 1 लाख पॉइंट्स के ऊपर अगर 1000 पार्टिकल को स्टोर करवाने जाएंगे तो बहुत से पॉइंट्स खाली रह जाएंगे, तकरीबन 99,000 पोजीशन जो है वो खाली हो जाएंगी। सो जो खाली पोजीशंस होंगी वो वहाँ पे तो डेंसिटी जीरो होगी। सो डेंसिटी जीरो होगी तो वहाँ पे डिसऑर्डरनेस भी नहीं होगा। सो इस वजह से हम लोग उन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सो उसके बाद जैसे ही हमारे पास इंट्रॉपी कैलकुलेट हो जाएगी तो देन हम लोग क्या करेंगे, टाइम के लिहाज से इंट्रॉपी को प्लॉट कर लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से प्रोसीजर शुरू होगा ड्यू टू दिस लूप, और वो रो को दोबारा से इनिशियलाइज करवा देगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर तमाम पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, रो को डेवलप करेंगे, फिर इंट्रॉपी जीरो होगी और नई रो के लिए दोबारा से इंट्रॉपी कैलकुलेट होगी। और इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंट्रॉपी की ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज करें कि ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से इंक्रीजिंग आर्डर में होगा, और एक स्टेज आएगी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट जब होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर जो डेंसिटी की वैल्यू है वो मोर देन वन नहीं है। मतलब जितना उसने मैक्सिमम डिफ्यूज होना था वो डिफ्यूज हो चुका हुआ है, जितना उसके अंदर मैक्सिमम डिसऑर्डर आना था वो डिसऑर्डर आ चुका हुआ है। एनी हो उन ग्राफ्स को मैं जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे भी फुली डिस्क्राइब कर दूंगा विद डिटेल। होपफुली बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई मसला होगी तो आप लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं।